हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। यहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं, वहाँ हम लेज़ी हो जाते हैं और अक्सर सर्दियों में हमें लोगों से दर्दों की शिकायतें सुनने को भी बहुत मिलती हैं। कभी हड्डियों में दर्द होता है तो कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी आपके शोल्डर्स फ्रीज हो जाते हैं तो कभी बाजू, कभी नेक स्ट्रेन हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है सर्दियों में आपकी बॉडी में खिंचाव रहता है और दर्दें रहती हैं। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़े विद अस। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू। डॉक्टर अकमल, क्या वजह है कि सर्दियों में हमारी बॉडी में इतना पेन रहता है, दर्दें रहती हैं, खिंचाव रहता है? क्या हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से है ये सब? देखें, जो सर्दियों का मौसम होता है, बेसिकली आपने नोट किया होगा कि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जी। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम जो एनर्जी ले रहे होते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में लगता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो कुदरत ने मैकेनिज्म रखा है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिज्म में जब हमारे मसल्स, हमारी बोन्स एक स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म से गुजर रहे होते हैं तो हमारे पट्टों का थकावट या फटीग होना या बोन से बहुत ज़्यादा मिनरल्स का यूटिलाइज होना एक कॉमन चीज़ है। तो सर्दी की वजह से अगर प्रॉपर ड्रेसअप ना हो, सर्दी से प्रॉपर ना बचा जाए, हीटिंग सिस्टम प्रॉपर ना यूज़ हो रहा हो, तो हमारे मसल्स और हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत जल्दी फटीग हो जाती हैं। और किसी भी फटीग का नतीजा, जो पहला सिम्टम आता है, वो पेन और स्टिफनेस है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये दर्दें होती हैं? देखें, बेसिकली विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसका मेन रोल हमारी बोन्स और मसल्स के मेटाबॉलिज्म में बोन हेल्थ के मुतल्लिक है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बोन्स में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स की वीकनेस, बोन्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। तो डेफिनेटली जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीविएट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में लोग जो हैं वो ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके जोड़ों के दर्द से यूरिक एसिड का क्या ताल्लुक है? देखिए, यूरिक एसिड एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बढ़ता। ठीक है, यूरिक एसिड को बढ़ने के लिए एक लंबी हिस्ट्री चाहिए होती है। पेशेंट अगर लंबे अरसे से कोई ऐसी डाइट यूज़ कर रहा हो जिसकी एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, जिस तरह प्रोटीन्स हैं, मीट है, बीफ है, या बहुत से लिग्यूम्स हैं, दालें हैं, जिनकी वजह से ये होता है कि अल्टीमेटली आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यूरिक एसिड के जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं। उनको जोड़ों के दर्द या पट्टों के खिंचाव के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। जो जोड़ों के दर्द या जोड़ों के मसाइल हैं उनका और यूरिक एसिड का गहरा ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्टेशन लेके उसको सिंपल वे में अलग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अकमल, अभी आपने सर्टेन चीज़ें बताई हैं कि जो खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, उनसे बढ़ता है? देखें, यूरिक एसिड बेसिकली यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। तो आमतौर पे जितने भी हम जो बीफ लेते हैं या चिकन लेते हैं या मीट लेते हैं, इस सब की एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। दूसरे नंबर पे जितनी भी दालें आती हैं, दालें, चना, बेशक वो चने की दाल है, बेशक वो मसूर की दाल है, जितनी भी दालें हैं सबका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। तीसरे नंबर पे जो बहुत कॉमन डाइट है जिसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, वो कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। जितनी भी सब्जियां ग्रीन कलर में लीफी उनकी, फॉर एग्जांपल पालक है, फॉर एग्जांपल जो इससे रिलेटेड सब्जियां हैं, उनका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एक यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो वो बॉडी में सबसे पहले आपके ब्लड में बढ़ता है, उसके बाद वो जॉइंट, किसी एक जॉइंट में अकोमुलेट होता है और जॉइंट के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड के सर सिम्टम्स क्या होते हैं? देखें, यूरिक एसिड मिक्स सिम्टम्स के साथ आता है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो कुछ पेशेंट्स जनरलाइज्ड बॉडी एक्स के साथ आते हैं, कुछ पेशेंट्स किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट के साथ आते हैं। जो मोस्ट कॉमन जॉइंट है जो यूरिक एसिड के बढ़ने से अटैक होता है या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेन कॉमन होता है, वो हमारा जो पाँव का अंगूठा है, वो राइट हो या लेफ्ट हो, सबसे कॉमन जो पेन जिसके साथ मरीज प्रेजेंट करता है वो पाँव का अंगूठा। आमतौर पे एक मिथ के तौर पे एड़ियों के दर्द या पंजे के दर्द को यूरिक एसिड के साथ रिलेट कर दिया जाता है। लेकिन जो यूरिक एसिड की वजह से पेन होता है वो खास तौर पे पाँव के अंगूठे या नी जॉइंट में पेन होता है। अच्छा, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि सर्दियों में जो आपकी पुरानी चोटें होती हैं, फॉर एग्जांपल कभी शोल्डर पे लगी हो या टांग पे लगी हो,
उस टाइम पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है वहाँ पर, इसके क्या रीज़न है? देखें, कुदरत ने हीलिंग का एक मैकेनिज्म रखा है। नेचर अपने तरीक़ेकार से जब हमें चोट लगती है या फ्रैक्चर होता है या मसल्स डैमेज होते हैं, नेचर अपने तरीक़ेकार से उनको हील करती है। तो जो चीज़ सेकंड वे में बनती है वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग और उस तरह से मजबूत नहीं होती जिस तरह वो प्राइमरीली बनी होती है। तो जब चोट लग जाती है और उसकी हीलिंग होती है तो वहाँ पे स्कार बनता है। स्कार बनने से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो जब स्ट्रेंथ कम होती है तो बोन उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो उतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए उसमें जल्दी पेन्स और जल्दी मसाइल निकल आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्दियों के मौसम में बोन्स और मसल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। तो उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे मसल्स, हमारी बोन्स बहुत जल्दी फटीग्ड हो जाती हैं। तो उसके जवाब में जो फटीग के सिम्टम है वो पेन है। तो पेशेंट पेन के साथ हमारे पास आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल यंग बच्चों में भी ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उन्हें जॉइंट्स में पेन होता है, कभी नेक स्ट्रेन हो जाती है। तो यंग जनरेशन में क्यों ये इतनी जल्दी ये इशू आ रहा है? देखें, जितनी भी हमारी यंग या ओल्ड जनरेशन है, बेसिकली हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हमारी डाइट पे। जितनी नेचुरल, जितनी अच्छी, जितनी हेल्दी हमारी डाइट होगी, हम उतने इन बीमारियों से दूर होते जाएंगे। असल इशू ये आया, हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल डाइट की तरफ शिफ्ट हो गई। हमारी जितनी डाइट है उसमें से प्योरिटी कम से कम होती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री से सेडेंट्री होता जा रहा है। हमारे खेलों के मैदान वीरान होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमारी जो नेशन है एज यंग जनरेशंस, वो हेल्थ और अपनी जो डेली डाइट की पुअर डाइट स्टैंडर्ड्स की वजह से अपने हेल्थ पे कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। तो सर डाइट फिर होनी कैसी चाहिए? देखें, डाइट कोई भी, एक टर्म यूज होती है मेडिटेरेनियन डाइट। डाइट कोई भी हो, डाइट बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं, हमारी डाइट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपको तीनों कंपोनेंट्स की मतवाजन मिकदार अपनी बॉडी तक पहुंचानी होती है। उसके लिए डेफिनेटली आपको डिसाइड करना होता है कि अगर आपने प्रोटीन्स ली हैं तो कार्ब्स कितने लेने हैं, ऑयल्स कितने इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों को तो आप जितनी भी डाइट दें कम होती है। बच्चों की डाइट तो हेल्दी, अच्छी, स्ट्रॉन्ग डाइट होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक ख़ास सर्टेन एज पे आ जाते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स या 22 ईयर्स, तो उसके बाद आपको एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है ताकि आपका बॉडी का नेचुरल फिगर मेंटेन रह सके। तो डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प चाहिए होती है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि आपको अपनी डेली रूटीन में क्या डाइट लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों में सप्लीमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विटामिन के लिए, कैल्शियम के लिए। सो इज इट लाइक ओके, ले सकते हैं? देखें, हमारी जो जनरेशन है या हमारी पॉपुलेशन है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आमतौर पे वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। आपको पता है कि विटामिन डी स्किन में सन की अपीयरेंस के साथ बनता है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन में अल्लाह ताला ने विटामिन डी बनने का मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम अपने जिस्म को पूरी तरह कपड़ों से ढांप के रखते हैं, तो हमारा सन एक्सपोजर इतना नहीं होता। दूसरा, हमारे जिन दिनों में सन निकलता है, हमारे इतना तेज़ सूरज होता है कि हम उसमें जा नहीं पाते। इस वजह से होता ये है कि हमारी जितनी जनरेशन्स हैं वो सारी विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी की मिनरल्स या सप्लीमेंटेशन को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस के हमारे पेशेंट्स को विटामिन डी एक्सेसिव मिकदार में ऑलरेडी मौजूद हो। तो डेफिनेटली जब मरीज आता है, जोड़ों के दर्द के साथ आता है, तो हम उसकी विटामिन डी के टेस्ट करवाते हैं। और अगर उसमें विटामिन डी के टेस्ट में रिपोर्ट्स में उसके रिजल्ट्स कम आए तो हमें मरीज़ को विटामिन डी और सप्लीमेंटेशन पे डालना पड़ता है। और विटामिन डी और सप्लीमेंटेशन की सप्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका आम तौर पे हमारी 90% पॉपुलेशन को बेनिफिट ही हो रहा होता है। तो इसलिए समटाइम्स अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होता है तो हम बगैर टेस्ट करवाए भी विटामिन डी या सप्लीमेंट्स शुरू करवा सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अकमल फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।